हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में संविधान के 2021 में आए उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो यूपीएससी सीएससी में आए थे प्री में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो हमने क्या किया है, भारत में उसी मॉडल को अपनाया है संसदीय, जो ब्रिटेन से हमको मिला था। तो क्या क्या डिफरेंस आता है। तो पहला यहाँ पे कूट दिया हुआ है। यहाँ पे पहला कूट क्या कहता है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो हाँ, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, संप्रभु है, ये सही है। और भारत में विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। क्यों परिसीमित है? क्योंकि संविधान से मतलब कोई ऐसे नियम नहीं बनाए जा सकते जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, क्योंकि यहाँ पे लिखित संविधान है, इसीलिए परिसीमित है। और सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये भी सही है, संविधान पीठ इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है अगर ये मौलिक अधिकारों में से किसी अधिकार का उल्लंघन कर रही है। तो फिर ऑप्शन यहाँ पे केवल एक, केवल दो, मतलब एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या इसकी देखते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है। संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो निजता का अधिकार हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, बताया था। ये पार्ट 2 होगा, तो फिर आप अगर पार्ट 1 देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो 2020 का है और ये पार्ट 2 है। तो फिर इसमें क्या है, निजता का अधिकार किससे संबंधित है? निजता का अधिकार मानव गरिमा की बात है कि हमारी प्राइवेसी, हमारी गरिमा से संबंधित है। और गरिमा पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता कौन सा मौलिक अधिकार देता है? अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा इसका आंसर सी। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो मानवीय गरिमा से पूर्ण हो। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है। तो अब भारतीय संविधान के अंदर धन का केंद्रीकरण पूछ रहे हैं। अब जो अनुच्छेद 39 है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, वो कहता है कि धन का अधिक केंद्रीकरण ना हो। तो अगर केंद्रीकरण हो रहा है धन का, तो फिर ये तो उसी अनुच्छेद का उल्लंघन है। तो इस प्रकार ये न ही समता के अधिकार का उल्लंघन है, न ही राज्य की नीति निर्देशक मतलब ये न ही स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, न ही ये कल्याण की अवधारणा है। क्या है ये? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? क इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे इसका क कहता है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। फिर ख है सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समवितरण। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। यही जो 39 ग है, 39 ग यही है जो संकेंद्रण को रोक रहा है। फिर घ है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। और ड है कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। फिर बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर, ये सब अनुच्छेद 39 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। फिर चौथा क्या है, भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है। तो भारत में संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 7 में था, अनुच्छेद 7 नहीं सॉरी मूल अधिकारों में था, लेकिन इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। और इसको क्या किया गया, अब ये क्या है, ये एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। भारत में आके भारत नागरिक भी मतलब संपत्ति अधिग्रहण कर सकते हैं, संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, और विदेशी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है, यह विधिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह न तो मूल अधिकार है, न ही विधिक अधिकार है। तो यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो ऑप्शन बी।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस प्रकार 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया। इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ था? 44वां संशोधन। संपत्ति का अधिकार शीर्षक कानून के तहत भाग 12 नए अनुच्छेद 300A को शुरू किया गया है। अब संपत्ति का अधिकार 300A में है। इसमें व्यवस्था दी गई कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है और यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह है, लागू होता है। फिर 5वां क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया। इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। ऑप्शन देखते हैं। इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। और प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो क्या है, प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। तो ये अभी पहले तीनों पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिसे उसे खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। तो यहाँ पे हम लोग पहले ऑप्शन का अगर वो देखें, एक्सप्लेनेशन देखें, तो यहाँ पे भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है बोला है। बिल्कुल कानून है, कानून बना हुआ है कि जो अगर लोकसभा का कोई प्रत्याशी है तो वो 2 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर सेकंड है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। ये ऑप्शन सही है क्योंकि तब ये नियम नहीं बना था। फिर वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया, बशर्ते वह निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं है, निर्वाचन आयोग इसका खर्चा वहन करती है। जो लड़ रहा है उसकी पार्टी नहीं वहन करती, निर्वाचन आयोग वहन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है और 1 और 3 गलत है। तो इस क्वेश्चन को क्या किया था, यूपीएससी ने डिलीट कर दिया था, लेकिन हम इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, जानेंगे। इसमें ऑप्शन केवल 1 है, केवल 2, 1 और 3 और 1 और 2 और 3। तो इसमें आंसर तो हमारा आ रहा है बी ऑप्शन। अब इसकी व्याख्या देते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को वर्ष 1996 तक अनुमति दी गई थी, जब आरपीए में 2 निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया। अतः कथन 1 सही नहीं है। और वर्ष 1991 में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा सीटों सीकर, रोहतक और फिरोजपुर के साथ घिराई विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा। उसने उन सभी को खो दिया, अतः कथन 2 सही है। ऐसे मामलों में उपचुनाव का खर्चा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा वहन किया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। और इसे क्या किया था, यूपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो क्या थी हमारी संवैधानिक स्थिति? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यहाँ पे अगर हमें याद हो तो फिर जो एक ही संशोधन हुआ है आज तक प्रस्तावना में, और वो कब हुआ है?
वो कब हुआ है हमारा हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें आया था ये पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द, और एक क्या अखंडता यूज़ किए थे हम। तो इसमें से ये 3 शब्द आते हैं। तो 1950 की स्थिति पूछ रहा है, वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे तब। हम तो समाजवादी बाद में ऐड किए हैं उसमें, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है, जिसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए थे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके सभी मित्रों को जो यूपीएससी की सही दिशा में तैयारी करना चाहते हैं उन्हें एक मार्गदर्शन मिल सके। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन है? अनियंत्रित विवेकाधिकार पूछ रहे हैं। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। अब हमें याद होना चाहिए कि मूल अधिकारों में जब हम अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं तो कानून के समक्ष समानता और कानून का सबको समान संरक्षण पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार, तो फिर अनुच्छेद 14 का ही उल्लंघन होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 44 है ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो इसे तो कोई मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। यदि कानून किसी प्रशासनिक प्राधिकरण को स्पष्ट और व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 और अन्य प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किया जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 भी क्या करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हमको अधिकार दे रहा है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, लेकिन अदालतों ने उचित वर्गीकरण करने की अनुमति दी है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता। पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। और सेकंड क्या है? कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो इसमें अगर हम पहला देखें तो जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला है। देखिए, कैदियों के लिए पैरोल अधिकार नहीं होता, यह उनको दिया जाता है जब कोई विशेष कारण होता है। ठीक है, तो पैरोल क्या है? अधिकार नहीं है, तो अधिकार बन जाता है, नहीं बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो हाँ, हर कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं। अब इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसकी व्याख्या देखते हैं। यह एक कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की व्यवस्था है। इसमें कैदी की रिहाई सशर्त होती है, जो आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है, जिसमें समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। पैरोल एक अधिकार नहीं है, इसे एक विशिष्ट कारण के लिए कैदी को दिया जाता है, जैसे परिवार में किसी अपने की मृत्यु या करीबी रिश्तेदार की शादी आदि। इसमें एक कैदी को पैरोल देने से मना भी किया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि दोषी को रिहा करना समाज के हित में नहीं है। मना कर सकती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ही डेंजरस है तो फिर उसे खुला छोड़ना भी गलत हो जाएगा। पैरोल का प्रावधान एक विशेषाधिकार रियायत है, लेकिन किसी भी दोषी कैदी का अधिकार नहीं है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यदि सक्षम अधिकारी संतुष्ट है कि दोषी को रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा, तब कैदी को पर्याप्त कारण बताने पर भी इनकार किया जाता है। क्या है? जेल। संविधान की पैरोल को एक सुधारात्मक प्रक्रिया माना जाता है। इतना एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। इसमें स्क्रीनशॉट अगर आप हर क्वेश्चन का ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जेल अधिनियम कहता है, जेल सुधारों में सुधार की प्रक्रिया हिस्से के रूप में केवल राज्य
ही फरलो या पैरोल और छूट पर कैदियों की रिहाई के संबंध में नियम बना सकती है। जेल अधिनियम बनाया गया था, उसमें कहा गया था कि पैरोल के संबंधी नियम राज्य सरकार ही बनाएगी। फिर 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण है? नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी मतलब उस संबंधी मामलों में किस मंत्रालय को जिम्मेदार माना जाएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, तो हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा, ऑप्शन डी। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। इस अधिनियम को वन अधिकार अधिनियम FRA फॉरेस्ट एक्ट भी कहा जाता है। यह अधिनियम 29 दिसंबर 2006 को लागू हुआ था। ये व्याख्या बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। यूपीएससी थोड़ा सा डीप में जाता है लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल डीप रहता है उसका, कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त तो पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो जेल क्या होता है और एक तो पुलिस स्टेशन क्या होता है। तो जब पुलिस स्टेशन की बात हो रही है तो ये दो अलग अलग जगह हैं। जेल है मतलब कि वो न्यायिक हिरासत में है, ठीक है, और पुलिस स्टेशन में है तो वो न्यायिक हिरासत में नहीं। जब कोई कैदी पुलिस हिरासत में है इसका मतलब है कि वो पुलिस के लॉकअप में है, और न्यायिक हिरासत बोल रहे हैं अगर न्यायिक हिरासत तो वो जेल में रखा जाएगा, ना कि पुलिस स्टेशन में। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम पुलिस स्टेशन को भी जेल कहते थे। और सेकंड क्या कहते हैं, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर न्यायालय के अंडर में है वो, तो फिर उसे पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति के नहीं पूछताछ कर सकती, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन बी सही, दो सही है और एक गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम व्याख्या में भी, पुलिस हिरासत का मतलब है कि पुलिस के पास आरोपी की शारीरिक हिरासत है, जबकि न्यायिक हिरासत का मतलब है कि आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। पुलिस हिरासत में आरोपी को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है, जबकि न्यायिक हिरासत में यह जेल है, इसलिए कथन एक गलत है। जब पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो CRPC लागू हो जाती है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे क्या करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि अदालत पूछताछ की अनुमति दे सकती है यदि उसे लगता है कि अदालत के सामने पेश किए गए तथ्यों के आधार पर पूछताछ आवश्यक है, इसलिए कथन 2 सही है, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 से 13 क्वेश्चन पूछा था 2021 में। तो भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्चतम भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास प्राप्त है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। हाँ, बुलाते हैं, कई बार कार्यभार ज़्यादा होने पे क्या करते हैं, बुलाया जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। बिल्कुल प्राप्त है इसको, लेकिन संविधान इसको कोई विशिष्ट शक्ति नहीं देता है, पर ये क्या कर सकते हैं, अपने आदेशों का पुनरावलोकन कर सकते हैं।
तो ऑप्शन सी दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान है कि 145 के अंतर्गत बनाए गए किसी कानून या नियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य हैं को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अनुरोध कर सकते हैं। वह ऐसा केवल राष्ट्रपति और नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति से ही कर सकते हैं। इसलिए कथन एक सही है और एक अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं। आगे आप पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे हमारे कुल 12 प्रश्न आए थे 2021 में। यूपीएससी सीएससी प्री के 2021 में कुल संविधान में 12 प्रश्न आए थे। तो उन 12 प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो के माध्यम से डील किया है। अगर आप ऐसे ही वीडियो और भी चाहते हैं आगे, जो कि हम आगे किसका भूगोल का, इकोनॉमिक्स इन सब की प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, तो अभी विद्यालय आइए, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।